हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर जी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स की सीरीज लेके आए हैं उसका टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। इन तीनों चैप्टर्स या फिर आप बोल सकते हैं तीनों टॉपिक में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं टेट नॉन मेडिकल एंड मेडिकल के क्वेश्चन उसमें पेपर में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपने इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो आपके पास ऑप्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही प्रोसेसेस एक साथ होना स्टार्ट करती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक साथ दोनों चीजें हो रही होती हैं किसी रिएक्शन में। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो अब हम इन देखेंगे एग्जांपल्स में कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। तो फर्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल भी आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जब जो आपका आयरन होता है उसको हम लॉन्ग टाइम तक एयर, मॉइस्चर और गैसेस की प्रेजेंट में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, जिससे आयरन कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। तो ये भी आपका क्या है? एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। थर्ड है डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। अगर बोलता है हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या वो एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है? नहीं। तो ये वाला जो आपका है डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ भी फोर्थ ऑप्शन में डिसॉल्विंग जिंक इन वाटर, तो ये भी आपका क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पे आपको बोल रखा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। Cr किसका सिंबल है? क्रोमियम का। और क्रोमियम का आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। कितना एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का? 24। तो आपको बताना है कि CrCO6 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का इस पूरे कंपाउंड में वो कितना है। तो ये टेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं मेडिकल एंड नॉन मेडिकल में कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। एक आपको कंपाउंड दे दिया होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड क्या है? फॉर एग्जांपल आपको बोला हुआ है ये क्रोमियम CO6। अब आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्रोमियम का, आपको नहीं पता तो इसको हम X मान लेते हैं। X प्लस जहां पे कोई एटम खत्म होता है उसके आगे आप लगाओगे प्लस, फिर यहाँ पे 6 CO है तो 6 मल्टीप्लाई बाय, अब कार्बोनिल ग्रुप है CO, इस पे होता है 0 चार्ज तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0, ऊपर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इज इक्वल टू 0। X प्लस 6 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो X यहाँ पे हमने माना था क्रोमियम, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आती है? 0 आती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन भी आपको दिख गया कि ये क्या है? 0 है। तो A इज द राइट आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर याद करने के लिए या निकालने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिसपे आपको पता होना चाहिए कि उस पे कितना चार्ज होता है। चार्ज पता होगा तभी आप वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट करते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। आपको बताना है कि K2Cr2O7 एक कंपाउंड है, उसमें आपको क्रोमियम, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर आ गया किसका? क्रोमियम का। आपको ये सेंटर वाला जो है सेंट्रल मेटल एटम, इसका आपको क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं -6 +6 +2 एंड -2। फिर से निकालते हैं। आप देखो K2Cr2O7, यहाँ पे K आपको क्या पता है ये क्या है? मेटल है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, S ब्लॉक एलिमेंट है, इस पे कितना चार्ज होता है? +1, क्योंकि मेटल्स आर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो वो उनपे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देता है पोटेशियम, तो उस पे क्या आया, +1 चार्ज आया। फिर आपके पास क्रोमियम का तो आपको पता करना ही है, X मान लो। ऑक्सीजन पे आपको पता है -2, ये 2 चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, तो इस पे क्या है, -2 चार्ज है। तो फिर से वैसे ही करेंगे, 2 + 1 + 2 × X + 7 × -2 न्यूट्रल है तो =0। तो यहां आ जाएगा 2 + 2x - 14 =0, 2x = 12, x = 12/2, तो ये आ जाएगा 6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इन K2Cr2O7 क्या आ गया आपके पास, +6। आपके पास 2 6 दे रखे हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है, -6 है या +6 है। तो आपका आंसर क्या है, +6, B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रिडक्शन नेवर इन्वॉल्व्स, बोलता है अभी आपको मैंने बताया कि जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, है ना। ये दोनों प्रोसेसेस मतलब एक साथ, एक साइड आपकी रिडक्शन हो रही है और दूसरी साइड आपकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, रिडक्शन नेवर इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस आर नंबर 1 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर 3 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपोनेंट। आपको बताना है रिडक्शन होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन रिडक्शन की, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बोलता है एक डेफिनेशन रिडक्शन की क्या है, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, है ना। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर अब हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करता है तो ये भी हो सकता है। दूसरी डेफिनेशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको मैंने अपने ऑफलाइन लेक्चर्स में बताया है कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होते हैं तो यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन दी गई हैं। एक है क्लासिकल कंसेप्ट, एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, एक है आपका ऑक्सीडेशन वाला कंसेप्ट। जो मैंने पहले पे लिखा है ये है आपका क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन की डेफिनेशन, ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेस पे डेफिनेशन। थर्ड है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे, तो उसमें क्या होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी रिएक्शन में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, तो मतलब इसका क्या है, वहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखते हैं कि रिडक्शन नेवर इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर डिक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट। अब आपको पता है यहां पे मैंने लिखा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये नहीं होगा आंसर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये भी होता है, वहां मैंने लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा आपका आंसर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर इन्वॉल्व्स इन द रिडक्शन बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का ही मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंटल स्टेट। आपको बताना है, अभी तो हमने पीछे किया, कोई आपको एक कंपाउंड दे रखा है और कंपाउंड में क्या है आपका, आपने किसी भी आपका एटम का वहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है। लेकिन बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब एलिमेंटल स्टेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है Cl2, या फिर दिया है H2, या दिया है आपको Na, या फिर आपको दिया है K अकेला है। ये अपनी
फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट मतलब फ्री स्टेट, ये किसी के साथ अटैच नहीं है, तो उस केस में आपका ये जो एटम्स है एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑप्शंस आर -1, नंबर 2 0, नंबर 3 1 एंड नंबर 4 2। तो हमेशा याद रखना जब भी आपके एटम्स एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, मतलब अकेले होते हैं, अपने फ्री स्टेट में होते हैं, तब वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर अटेन करते हैं? वो अटेन करते हैं 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 6th क्वेश्चन है आपका, अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज, आपको बताना है कि एक आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, हैज 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 लेते हैं, हम उसको मान के चलते हैं कि वो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होता है। क्यों मानते हैं हम ऐसे? हम अपनी मर्जी से तो मान नहीं सकते, कोई रीजन होगा उसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मानने के पीछे। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताओगे कि वो रीजन क्या है। ए है आपका हाइड्रोजन इज इजीएस्ट टू ऑक्सीडाइज, नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी 0, ऐसे ही हमने 0 मान लिया अपनी मर्जी से, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो हम मान ही नहीं सकते साइंस में। सी है हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के कारण उसको हम 0 मानते हैं, बिल्कुल नहीं। लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो यही बात है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट है, जिसकी वजह से उसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है उसको क्या मानते हैं हम? 0 मानते हैं। तो आपका यहां पे डी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y, Z आर -1.2 वोल्ट, सेकेंड है 0.5 वोल्ट एंड थर्ड है -3.0 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल विल बी इन दी ऑर्डर। आपको क्या दे रखा है? 3 मेटल्स दे रखे हैं, कौन कौन से? X, Y एंड Z। इन तीनों के आपको क्या दे रखे हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है। X की दे रखी है -1.2 वोल्ट, Y की दे रखी है प्लस के 0.5 वोल्ट एंड आपको Z की दे रखी है -3.0 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर कम है। तो आपको मैंने अपने लेक्चर में समझाया है पूरा कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किसके बिहाफ पे हम देखते हैं? ये देखते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसके बिहाफ पे देखते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या हम एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है? यहाँ पे एक मेटल्स या फिर आप बोल सकते हो पूरे एलिमेंट्स की एक सीरीज होती है जिसमें सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, सेंटर यहाँ पे भी बहुत सारे आएंगे, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मेन बता रही हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे आएंगे फ्लोरीन के नीचे, फिर सेंटर में आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे भी बहुत सारे आएंगे और एंड में आता है लिथियम। ठीक है, मैंने आपको 3 बता दिए, अप पे क्या है, मिडल पे क्या है और डाउन पे क्या है। जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, डाउन दे यहाँ पे सीरीज में जाते हैं, तो हमेशा जो सबसे नीचे एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिथियम है, लिथियम ही होता है सबसे नीचे, तो हमेशा ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे नीचे वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, नीचे वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और सबसे ऊपर वाला यहाँ पे क्या है? सबसे ऊपर फ्लोरीन, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग से उल्टा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, कितना मानते हैं हम? 0, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट है। 0 से नीचे वाले सारे क्या होंगे? नेगेटिव। 0 से ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, मान लो लिथियम है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव है, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो वही आपसे पूछा है कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है? जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे सबसे नेगेटिव कौन है? Z है। उससे कम -1.2, सबसे कम 0.5। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? अगर हम वैल्यूज पे देखें तो सबसे नेगेटिव Z है, तो Z, फिर उसके बाद नेगेटिव कौन सा है? X, फिर
आपके पास आता है 0.5, तो 0.5 क्या है आपका y, तो यहां y आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आप देखो किससे मैच करता है, ZXY, तो आपका फोर्थ वन यहां पे ये आंसर है विच इज द राइट आंसर। मतलब जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो कम नेगेटिव होगा मतलब पॉजिटिव होगा वो ज्यादा अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। When the salt bridge is removed from the cell, its voltage, अब बोलता है यहां पे बताओ, जब भी हम कोई सेल बनाते हैं, जैसे हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो तरह के सेल आते हैं, एक है गैल्वेनिक सेल, एक है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बोलता है हम सॉल्ट ब्रिज का यूज कहां करते हैं, गैल्वेनिक सेल में करते हैं, जब हम दो अलग अलग बीकर्स में क्या करते हैं। यहां से थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बता देती हूं। दो डिफरेंट कंटेनर्स में होती है ये रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें हम लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट में हम लगाते हैं जिंक की रॉड, कॉपर सल्फेट में हम लगाते हैं कॉपर की रॉड, ठीक है। फिर इसको अटैच कर देते हैं एक बैटरी, या आप बोल सकते हो यहाँ पे वोल्ट मीटर भी आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज का बताया तो हम वोल्ट मीटर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, जो यू शेप्ड एक ट्यूब होती है जिसमें हम एगर सॉल्यूशन डालते हैं या फिर बहुत सारे से KCl डालते हैं। अब मेन पर्पस क्या है, बोलता है हमारा सॉल्ट ब्रिज को लगाने का मेन पर्पस होता है दोनों बीकर्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे फिर मैं आपको वहां पे डिटेल में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा सुन लो यहाँ पे कि सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं हम एक सेल में, क्योंकि वहां पे सॉल्ट ब्रिज दो कंटेनर्स में जो सोल्यूशन होता है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। तो बोलता है अगर यही हम हटा दें, अगर इसको हम हटा दें तो उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज टू हाफ, विल डिक्रीज टू 0 या विल नॉट चेंज। तो अगर हम सॉल्ट ब्रिज ही हटा देंगे तो वो दोनों आपके जो सोल्यूशंस होंगे दोनों कंटेनर में वो क्या हो जाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसमें नहीं मेंटेन होगी, है ना। तो मतलब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी 0, तो आपकी वोल्टेज विल डिक्रीज टू 0 अगर आपने क्या हटा दिया वहां से, सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, फिर से वही क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। दो कंटेनर है, सॉल्ट ब्रिज लगाया हमने बीच में जिसमें एगर सोल्यूशन या KCl सोल्यूशन, यहाँ जिंक रॉड यहाँ कॉपर रॉड, दोनों को वोल्ट मीटर से हमने अटैच किया। यहाँ पे आपका क्या है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। अब ये जो जिंक रॉड है इसको हम मानते हैं एनोड, और जो कॉपर रॉड है इसको हम मानते हैं कैथोड। हमेशा आपने याद रखना है एनोड जो होता है वहां होती है ऑक्सीडेशन, और कैथोड जो होता है वहां हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। एनोड को हम लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड को हम लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब यहां होता क्या है, आपकी जो ये जिंक रॉड है, ये कॉपर रॉड है, जब आपने ये सेल स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो जिंक रॉड है ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी। मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो जिंक रॉड है तो जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, पहले से ही यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है। अब जब ज्यादा यहाँ पे आ जाएगा आपका जिंक 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी SO4 2 नेगेटिव से। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ से भी ये मूव होंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव होते हैं वो कहाँ होते हैं, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और जब वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो यही आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है एनोड टू कैथोड, नंबर 2 है कैथोड टू एनोड, नंबर सी है बोथ ए एंड बी, एंड नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने अभी बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं, एनोड टू कैथोड। ए ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है आपका,
विच रिएक्शन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं। अभी फिर से वही आ गया आपका, सॉल्ट ब्रिज होगा, यहाँ जिंक रॉड, यहाँ कॉपर रॉड, यहाँ जिंक सल्फेट सोल्यूशन, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यहाँ पे जिंक की रॉड, कॉपर की रॉड, दोनों को वोल्ट मीटर से हमने अटैच कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, पूछा है कौन कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ऑक्सीडेशन करती है, बिल्कुल करती है। रिडक्शन करती है, ये भी करती है। अब दोनों ही करती हैं, ये दोनों को अगर हम कंबाइन में बोले तो ये इसका आंसर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो मतलब आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी राइट आंसर होगा, आपका यहाँ पे रिडक्शन भी राइट आंसर होगा, रिडॉक्स भी, क्योंकि दोनों को कंबाइन वे में हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। ऊपर वाली तीनों रिएक्शन इसमें क्या करती हैं, टेक प्लेस करती हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, इफ L इज इक्वल टू लेंथ एंड R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड A इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन, यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे क्या है, देन R is directly proportional to L by A, R is directly proportional to A by L and R is directly proportional to L upon AL, या फिर R is directly proportional to L into A। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे बोल रखा है कि R क्या है, R is the resistance, R is the resistance। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। हमेशा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद ही करना पड़ेगा, L ओवर A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पे आएगा रो, विच इज द कांस्टेंट L ओवर A, वेयर रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। क्या होती है, रो, रेजिस्टिविटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमेशा कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी रो होगा। लेकिन आपको रेजिस्टिविटी यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में मेंशन नहीं कर रखा, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, ये भी आपको पता है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कहां टेक प्लेस करता है, एनोड पे करता है, क्योंकि एनोड पे क्या होती है, जिंक रॉड। जिंक रॉड किस में डिप की होती है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। तो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एट एनोड। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है पेपर से पहले। नेक्स्ट है, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। अब बोलता है कोई भी सेल है आपके पास, उस सेल में जो भी रिएक्शन होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होती हैं विच अकर्स फ्रॉम इटसेल्फ। ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती हैं, हमें उनको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर हमने थोड़ा सा इनिशिएट भी कर दिया ना के बराबर, तो वो पूरा जब तक प्रोडक्ट नहीं बन जाता वो खुद ब खुद होती ही रहती हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं। तो बोलते हैं सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन E नॉट रिडक्शन इज पॉजिटिव, डेल्टा G नॉट इज नेगेटिव, डेल्टा G नॉट इज पॉजिटिव एंड लास्ट है E नॉट रिडक्शन इज नेगेटिव। तो हमेशा आपने याद रखना है कि कोई भी रिएक्शन A टू B प्रोडक्ट बन रहा है तो और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो खुद ब खुद होती जा रही है। मतलब आपने इसको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराई, तो सिस्टम ने खुद की एनर्जी यूज की, कोई उसको प्रोवाइड नहीं करा रहा एनर्जी, उसने अपनी खुद की एनर्जी लगाई। खुद की एनर्जी लगाई मतलब यहां से उसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज मतलब उसकी जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सम यूजफुल वर्क। हमेशा गिव्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की होती है जो एनर्जी वो सिस्टम यूज करता है टू डू सम यूजफुल वर्क।
तो वो खुद की एनर्जी यूज कर रहा है, तो हमेशा उसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओहम पर ओहम पर ओहम पर सेंटीमीटर। यहां पे थर्ड ऑप्शन है पर ओहम स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, पर इक्विवेलेंट, या फिर नन ऑफ दीज। आपका कोई भी नहीं होगा इनमें से। अब सबसे पहले कंडक्टिविटी होता क्या है? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब जो कंडक्टिविटी आप उसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हो, के की तरह ही होता है कप्पा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल बोला, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आपको मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, रो है। तो यहां पे आपका कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। 1/रो है रो का फॉर्मूला। अभी हमने किया था R इज इक्वल टू रो L/A। तो रो का फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टिविटी का? RA/L। यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, कप्पा इज इक्वल टू 1/RA। L कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब यूनिट्स पूछी है, L की क्या होती है? मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम। एरिया की मीटर स्क्वायर। M से M कटा, क्या आ गया यहाँ पे? ओहम मीटर। ऊपर जाएगा तो आ जाएगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो बी ऑप्शन आपको मैच कर गया यहाँ पे, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, अगर आपने मीटर की नहीं लगाना तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, तो ये आ गया 1/ओहम सेंटीमीटर। इट मीन्स पर ओहम पर सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a secondary cell? आपने इन चारों में से बताना है कि कौन सा सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। सबसे पहले आपको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या पता होना चाहिए? डिफरेंस पता होना चाहिए। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम एक बार अगर यूज कर लें, दोबारा हम उसको रीयूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अपने घर में क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक, उसमें हम सेल डालते हैं। सेल अगर एक बार खत्म हो गया उस वॉल क्लॉक का, तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, उसकी जगह क्या लगा लेते हैं? न्यू सेल डाल देते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या है? रीयूजेबल नहीं है। ठीक है, एक बार यूज किया, बात खत्म, फेंको, उसमें नया डालो। लेकिन सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं आफ्टर रिचार्जिंग। जैसे हमारी फोन की बैटरी, हमारा फोन डेड हो जाता है, चार्जिंग खत्म हो जाती है, हम उस बैटरी में क्या लगाते हैं? चार्जर लगाते हैं, हमारा फोन चार्ज हो जाता है, फिर हम उसको यूज करते हैं, है ना। तो ऐसे सेल्स जिनको हम चार्जिंग के बाद रीयूज कर सकें, उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोलते हैं। मतलब वी कैन यूज देम आफ्टर रिचार्ज करने के बाद हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पे एग्जांपल दे रखे हैं, नंबर 1 ड्राई सेल, नंबर 2 मरकरी सेल, नंबर 3 निकल कैडमियम सेल, नंबर 4 H2O2 सेल। तो यहां पे आपको याद ही करना पड़ेगा कि निकल कैडमियम सेल क्या है? आपका सेकेंडरी सेल है। बाकी ये सारे आपके क्या हैं? प्राइमरी सेल्स हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the necessity to use a salt bridge in a galvanic cell? फिर से आ गया ये salt bridge, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं। बोलता है क्यों जरूरी है एक गैल्वेनिक सेल में एक सॉल्ट ब्रिज को लगाना? बिना सॉल्ट ब्रिज के हमारा वहां पे काम नहीं हो सकता। तो ऑप्शंस देखते हैं। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू इलेक्ट्रोलाइट, पहला ही आपका आंसर करेक्ट आ गया। आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि हमेशा सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। किसमें? गैल्वेनिक सेल में। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा। अदर ऑप्शंस क्या है वो भी देख सकते हैं। ओनली फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लगाते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है ये। ओनली फॉर द ऑक्सीडेशन अकर,
सिर्फ ऑक्सीडेशन करने के लिए लगाते हैं, ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ दी अबव, तो आपका ए ऑप्शन आपको पहले ही मिल गया, तो ज्यादा यहाँ नीचे जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन है, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस आर केप्ट एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। बोलता है व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस आर केप्ट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। अगर बोलता है कोई आपने एक कंटेनर लिया, आपने उस कंटेनर में मान लो या तो सॉलिड लिया है एज ए सॉल्वेंट, या फिर बोलता है आपने एक लिक्विड लिया है एज ए सॉल्वेंट। अगर आप इन दोनों के सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल को रखते हो, सॉलिड या फिर किसी लिक्विड के सरफेस पे किसी मॉलिक्यूल को रखते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे जब कोई चीज किसी की सरफेस पे जाके रखी जाती है, जैसे सॉलिड या फिर लिक्विड के केस में। एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, नो। सॉर्प्शन बोलते हैं, नो। डिसॉर्प्शन बोलते हैं, नो। या फिर एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहां पे राइट है। एड्सॉर्प्शन बोलते हैं किसी सॉल्वेंट के सिर्फ सरफेस पे ही मॉलिक्यूल वहां पे जाके टेक प्लेस करता है अपनी प्लेस, तो वहां पे उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। सिर्फ सरफेस पे ही होता है ये फिनोमेना एड्सॉर्प्शन का। अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, थ्रू आउट दी सोल्यूशन, मतलब किसी मॉलिक्यूल को अगर हम डालेंगे तो इस पूरे सॉल्वेंट में वो घुल जाएगा, पूरे सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, अंदर तक जाएगा, बल्क तक जाएगा, उस चीज को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगर सरफेस पे ही कोई प्रोसेस हो रही है, वो मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे रह रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ फिजियोसॉर्प्शन इज करेक्ट। अब देखो, अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन भी बोलता है दो टाइप की होती है। एड्सॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, दो तरह की होती है। तो बोलता है आपने बताना है इन चारों में से किस में फिजिकल और एड्सॉर्प्शन का आपका ऑप्शन राइट है। नंबर 1 है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर की फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, या फिर डिक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, या फिर डिक्रीज विद इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि वो कम होता है जब वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, या फिर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है अगर हम उस प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ा दें। अब देखो, जो एड्सॉर्प्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल किसी सॉलिड या फिर लिक्विड के सरफेस पे आके ऐसे अटैच हो जाता है, इसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। बोलता है जब भी एड्सॉर्प्शन होती है तो यहां से हमेशा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। मतलब ये जो प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती होगी, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक होती है ना। तो मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से अब किसी भी प्रोसेस का एनर्जी कम हो रहा है ना, तो मतलब वो प्रोसेस भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो उसी तरह से अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हमेशा फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। तो आपका डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों ही क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं। तो डी ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायोफोबिक कोलाइडल एग्जाम्पल। अब आपको यहां पे बताना है इन चारों ऑप्शन में से लायोफोबिक का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस के ही दो टाइप हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के ही दो टाइप आते हैं यहां पे, एक होता है लायोफिलिक, नंबर 2 होता है लायोफोबिक।
लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब देखो, अब लायोफिलिक होते हैं सॉल्वेंट लविंग, और लायोफोबिक, फोबिया से ही पता चल रहा है कि सॉल्वेंट हेटिंग, दे आर सॉल्वेंट हेटिंग। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा लायोफोबिक का एग्जाम्पल नहीं है। गोल्ड सोल लायोफोबिक है, ये सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता, क्योंकि आपको पता है गोल्ड इज अ नेटिव एलिमेंट। नेटिव मतलब वो फ्री फॉर्म में रहता है, जैसे हम ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे अगर हमने गोल्ड को पहन रखा है, अगर हम उस पर वाटर भी गिराएं तो गोल्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब वो क्या है, रिएक्ट नहीं करता, नेटिव एलिमेंट है वो। ठीक है, नेटिव एटम है, तो ये भी नहीं होगा। सल्फर सोल भी नहीं होगा, ये भी लायोफोबिक है। NaCl सोल्यूशन हो सकता है, ब्लड भी क्या है, एक लायोफोबिक सोल्यूशन है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, NaCl सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का अगर हम सोल्यूशन कर दें, मतलब उसको पानी में डिसॉल्व कर ले, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, मतलब NaCl इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, NaCl सोल्यूशन। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड इज फॉल्स। अब सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल कोलाइड्स क्या होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल कोलाइड्स आर दोज कोलाइड्स जिनका साइज ऑलरेडी, मतलब इसमें क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल का जो साइज होता है, स्मॉल पार्टिकल्स बोल लो या फिर आप लार्ज पार्टिकल बोल लो, लार्ज होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, लार्ज पार्टिकल होते हैं, उनका साइज क्या होता है, ऑलरेडी इन द रेंज ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, या फिर आप बोल सकते हो कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो साइज होता है, कितना होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज का वो रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, कितने रेंज के बीच में होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे कोलाइड्स होते हैं, अगर वो पार्टिकल से मिलके बनते हैं तो उन पार्टिकल जो छोटे छोटे, या फिर आप बोल सकते हैं लार्ज पार्टिकल के साइज का रेंज है वो ऑलरेडी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उनको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। एग्जाम्पल पूछे हैं, फॉल्स पूछा है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स को फॉलो नहीं करता। प्रोटीन सॉल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। जितने भी प्रोटीन, जितने भी पॉलीमर्स, प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स ही होते हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल है, ये चीज आप नोट कर लो। प्रोटीन सॉल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ये तो है, तो ये आंसर नहीं होगा, हमारे से गलत स्टेटमेंट पूछी है। मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल लाइक पॉलीथीन कैन फॉर्म सच कोलाइड, पॉलीथीन भी क्या है, एक पॉलीमर है, तो ये भी नहीं होगा। सिल्वर सॉल्यूशन कैन फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड, या फिर दीज आर नॉर्मली ऑफ लायोफिलिक टाइप। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो आपका सिल्वर सॉल्यूशन है वो मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं है, आपको एग्जाम्पल थोड़े याद ही करने पड़ेंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट। आपको इन चारों में से बताना है कि कोई, मान लो आप रिएक्शन कर रहे हो, ए रिएक्टेंट है, बी से आपने प्रोडक्ट बनाया, इन चारों में से कौन इन रिएक्शन का रेट स्लो करेगा। रेट मतलब स्पीड है ना, स्पीड, कौन इस रिएक्शन की स्पीड को स्लो करेगा। कैटालिटिक प्रोमोटर, नो, ये तो इंक्रीज करते हैं स्पीड को। कैटलिक पॉइजन, होमोजीनियस कैटलिस्ट या फिर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन कैटालिटिक जो पॉइजन होता है, दे आर नेगेटिव कैटलिस्ट विच स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। हमेशा जो पॉइजन होता है वो कैटालिटिक पॉइजन, वो हमेशा रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, डिक्रीज करता है, स्लो डाउन करता है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द पेस ऑफ कैटालिटिक प्रमोटर, आप प्रोडक्शन, सॉरी, पेस ऑफ कैटालिटिक प्रोडक्शन, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन इंक्रीज करता है कैटालिटिक प्रोडक्शन को। नंबर 1 ऑप्शन है डिक्रीज, EA होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पे EA को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आपको बताना है कौन कैटालिटिक प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग प्रेशर या फिर इंक्रीजिंग एंट्रोपी। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, वो मैं बताती हूं आपको। जैसे मान लो हमने ग्राफ बनाया यहां पे, यहां से मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, इसने किसमें कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब इस रिएक्टेंट को ना ये पूरा रास्ता कवर करके जाना पड़ेगा ताकि वो इस प्रोडक्ट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, अपने आप को कन्वर्ट कर ले पूरी तरह प्रोडक्ट में। लेकिन अब ये रास्ता बहुत क्या है, लंबा है, इसको ज्यादा अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो उस रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोडक्ट, लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस होगी, हम चाहते हैं कि थोड़ा ये प्रोसेस जल्दी हो जाए। हम इसमें क्या डालते हैं, हम यहां पे क्या ऐड करते हैं, कैटलिस्ट ऐड करते हैं। आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। स्पीड को बढ़ाता है मतलब कैटलिस्ट अपना एक अल्टरनेटिव पाथ चूज कर लेता है ताकि वो इतना ऊपर से ना जाके यहां से ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब हमेशा कैटलिस्ट डिक्रीज करेगा किसको, ये जो पूरा है ऊपर से नीचे तक, जिसको हम बोलते हैं EA एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो रिएक्टेंट को इतना लंबा पाथ ना जाके, इतना लंबा पाथ तय ना करके वो नीचे से ही प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे आपको ए ऑप्शन दे रखा है कि कैटालिटिक प्रोडक्शन डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा कैटलिस्ट ऑलवेज डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। What's the difference between cold cream and vanishing cream? ये आपका कोलाइडर या सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि वैनिशिंग क्रीम एंड जो आपकी कोल्ड क्रीम है वो उन दोनों में क्या फर्क है। तो ऑप्शंस आर वैनिशिंग क्रीम इज अ वाटर इन ऑयल इमल्शन वेयर एज कोल्ड क्रीम इज एन ऑयल इन वाटर इमल्शन। बी ऑप्शन है बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन। थर्ड है बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। या फोर्थ ऑप्शन है वैनिशिंग क्रीम्स इज ए ऑयल इन वाटर इमल्शन वेयर एज कोल्ड क्रीम इज अ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। कोई भी इसमें ट्रिक नहीं है याद करने की, एग्जाम्पल्स हैं आपको याद करने ही पड़ेंगे कि ऑयल इन वाटर इमल्शन का कौन सा एग्जाम्पल है या वाटर इन ऑयल टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वैनिशिंग क्रीम इज अ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। वाटर मतलब यहां पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और ऑयल क्या है, यहां पे सॉल्यूट है, या कोलाइडल फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस, और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो बोलता है जब हम ऑयल को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो किसका एग्जांपल होगा, वैनिशिंग क्रीम का। और कोल्ड क्रीम क्या होती है, जब हम वाटर को डिसॉल्व करते हैं ऑयल सॉल्वेंट में तो वो क्या होगा आपका, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होगा। तो डी ऑप्शन यहां पे क्या है, राइट आंसर है। लर्न ही करने पड़ेंगे एग्जांपल्स और आते हैं पेपर में ये। 24th क्वेश्चन है विच बेस इज जनरली फाउंड इन सोप्स। हम सोप्स यूज करते हैं घर में, ठीक है, तो सोप्स में बोलता है कौन सा बेस प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस आर कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद ही कर लो जितने भी सोप्स होते हैं उनमें हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। बहुत बार आता है पेपर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस प्रेजेंट इन सोप्स। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे क्या है, राइट आंसर है। 25th क्वेश्चन,
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होते हैं एक ही फेज होता है जिसमें, हेट्रोजीनियस होते हैं जिसमें क्या होते हैं एक से ज्यादा फेजेस में वो मतलब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है सोल्यूशन, नो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, होमोजीनियस। नेक्स्ट है सस्पेंशन, थर्ड है बोथ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, डी है नन ऑफ दीज। तो आपका जो सस्पेंशन है वो है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही साइज के नहीं होते, उनका साइज अलग अलग होता है, तो जब वो मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सस्पेंशन, बी इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन पे चलेंगे। द फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सॉलिड सरफेस इज ड्यू टू, बोलता है कि अभी हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा कि किसी भी सॉलिड या फिर लिक्विड के सरफेस पे जब कोई मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं, जो सिर्फ सरफेस पे ही फिनोमेना होता है ना। तो बोलता है कि जो ये गैसेस सॉलिड के सरफेस पे, अगर मान लो ये सॉलिड है, आपका कोई सॉलिड है, यहाँ पे गैसेज आके अटैच हो रही हैं सरफेस पे, ये क्या है, गैसेज है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन कहलाएगा, है ना। तो बोलता है जब गैसेज सॉलिड के सरफेस पे अटैच हो रही हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है उसमें। अब ये यहाँ पे चिपक रही हैं, अटैच हो रही हैं, तो इनमें बॉन्डिंग हो रही है, तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हमेशा जब भी गैसेस की बात आती है, ज्यादातर केसेस में जो बॉन्ड बनते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, वो बनते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन पे चलेंगे। गोल्ड नंबर इज द इंडेक्स ऑफ, बोलता है गोल्ड नंबर इज द इंडेक्स ऑफ विच, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, मेटालिक गोल्ड या फिर इलेक्ट्रोप्लेटेड गोल्ड। आपको बताना है कि जो आपका गोल्ड पावर है, गोल्ड पावर मतलब गोल्ड नंबर है, वो किसका इंडेक्स है, मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गोल्ड नंबर के लिए एग्जैक्ट है। अब गोल्ड नंबर से आपको पता चल रहा है ये गोल्ड के लिए ही यूज होता है। किसके लिए, कौन से मेटल के लिए यूज होता है, गोल्ड के लिए। होता क्या है गोल्ड नंबर, मान लो आपने 10 ml गोल्ड सोल लिया, आपने इसको प्रेसिपिटेट करना है, कोगुलेशन करनी है, तो इसमें आप क्या डालते हो, इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, इलेक्ट्रोलाइट डालते हो आप NaCl। ये फिक्स वैल्यूज हैं, ये फिक्स है, आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी कि 1 ml हमने NaCl लिया, जब इसमें आप डालोगे तो यहां पे गोल्ड कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट में। ठीक है, अब हम चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड सोल क्या है, एक लायोफोबिक कोलाइड है, लायोफोबिक सोल बोल सकते हो या फिर कोलाइड बोल सकते हो। ठीक है, अब बोलता है हम चाहते हैं कि ये जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो ना हो, हमें इसको प्रेसिपिटेशन को बचाना है। हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं लायोफिलिक कोलाइड, क्योंकि लायोफिलिक क्या होते हैं, वाटर लविंग है या फिर सॉल्वेंट लविंग है, इसके आसपास कौन अटैच होगा, सॉल्वेंट अटैच होगा। जब आप इसको इसमें डालोगे तो आपका जो ये लायोफिलिक कोलाइड है वो पूरा ये जो NaCl है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा फिर यहाँ पे जो गोल्ड है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, किसमें, प्रेसिपिटेट में। उसी को क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर बोलते हैं। तो मतलब वो क्या है, प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, वो प्रोटेक्टिव पावर है लायोफिलिक कोलाइड की, किसको बचाने के लिए, लायोफोबिक कोलाइड को प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपके पास 28 क्वेश्चन है। क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइड्स, नंबर 3 ली चार्टलियर प्रिंसिपल या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको बताना है क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वार्टरल जो आपका ये जो है प्रेसिपिटेटर है, स्मोक प्रेसिपिटेटर, ये होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है। अब देखो जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे, ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें बनती हैं,
अब जब चीजें बनेंगी तो वहां से स्मोक भी रिलीज होगा। जब स्मोक रिलीज होता है तो हमारे एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। हम चाहते हैं कि जो भी चीजें अंदर बन रही हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। उसके लिए हम लगाते हैं फैक्ट्रीज में चिमनीज। जैसे हम अपनी भाषा में बोले, जो ये कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर है, ये क्या है, चिमनी है। ठीक है, एक चिमनी होती है ऐसे करके, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल्स भी होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल्स भी होते हैं। जब कोई चीज इंडस्ट्री में बन रही है तो उससे जो स्मोक जाता है वो इस चिमनी में आ जाता है। अगर तो जो स्मोक यहां से जा रहा है, अगर तो उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव के साथ जाके टकराएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होगी, यहीं पे स्मोक खत्म हो गया, मतलब स्मोक बाहर जा ही नहीं पाएगा। अगर तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव के साथ ऑपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, स्मोक बाहर नहीं जा पाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइड्स। ठीक है, 29th क्वेश्चन पे चलेंगे। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक बिकॉज, बोलता है हमेशा, आपको मैंने पहले ही बताया एड्सॉर्प्शन क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक जहां से एनर्जी, एंथैल्पी क्या होती है, रिलीज होती है। बिकॉज एंथैल्पी इज पॉजिटिव, एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीजेज, या फिर फ्री एनर्जी इंक्रीजेज। आपको बताना है कि किसकी वजह से एक्सोथर्मिक यहां पे प्रोसेस होता है। इंक्रीज तो कुछ नहीं होता, पॉजिटिव तो कुछ नहीं होता, क्योंकि एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है तो कुछ डिक्रीज ही होगा। तो वहां से एंट्रोपी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन की, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is less than 0 during the adsorption? एड्सॉर्प्शन में अभी मैंने आपको बताया डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव तो डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव। एंथैल्पी भी वहां पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब सब कुछ डिक्रीज ही होता जाएगा, एड्सॉर्प्शन में कुछ भी बढ़ेगा नहीं। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी सब कुछ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डी ऑप्शन जो क्या है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। 31st क्वेश्चन पे चलते हैं। What happens when a लायोफिलिक solution is added to लायोफोबिक solution? क्या होता है जब लायोफिलिक, जो क्या है आपका सॉल्वेंट लविंग है, सॉल्वेंट लविंग कोलाइड है, उसको हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड में। क्या होता है वहां पे, लायोफिलिक सोल्यूशन इज प्रोटेक्टेड। लायोफिलिक को तो प्रोटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही प्रोटेक्टेड है। लायोफोबिक सोल्यूशन इज प्रोटेक्टेड, यस। लायोफोबिक सोल्यूशन, जैसे हमने पीछे गोल्ड नंबर किया, गोल्ड के सोल को ये प्रोटेक्ट करता है, कौन, लायोफिलिक कोलाइड। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, लायोफोबिक सोल्यूशन इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो यहां पे हमारे 31 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कौन से चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड आपका जो भी यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन था। तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको ध्यान से करना है। कॉपी पे नोट कीजिए, बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करके पढ़िए, वीडियो को पॉज करके उनके आंसर दीजिए, ताकि आपको पेपर में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।